हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे पीईटी का टेस्ट लगाने वाले हैं, जहाँ पर आपको हिंदी और आपकी जीके दोनों एक ही साथ में यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। और कह सकते हैं कि डेली एक क्लास लिया करिए ताकि पीईटी में पहली बार ही आप क्वालिफाई हो जाएं और जैसे ही कोई वैकेंसी आपकी आती है तो उसमें आप फार्म अप्लाई कर सकें। अगर आप पीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो भाई फिर कोई भी फार्म आता है फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो इस कारण से इस क्लास को एक अपना जुनून समझ लीजिए, एक आदत डाल लीजिए कि हमें 30 मिनट का समय देना है और 30 मिनट में आपके भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करें। चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा हार्ड कपाने वाली सर्दी से आशय क्या है। हार्ड कपाने वाली सर्दी, सभी लोग जवाब दीजिएगा, साथ में जवाब दीजिएगा। जो लोग नए हैं उनका वेलकम है और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिए। चलिए, तो हार्ड मतलब क्या होता है? हार्ड मतलब होता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी होता है। तो बोला नहीं करते गाँव में कि हड्डी कपाने वाली आपकी सर्दी है। तो देखो, नॉर्मल से देखा जाए होठ, हाथ, सिर तो हमेशा कपते रहते हैं छोटी मोटी सर्दी में, लेकिन जो हड्डी कपा दे उसे बोलते हैं ना हार्ड कपाने वाली सर्दी। तो ऑप्शन आपका जवाब कौन हो जाएगा? डी नंबर, हड्डी कपाने वाली सर्दी। ऑप्शन डी आपका जवाब सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला आपसे पूछा गया है, उत्साह शब्द है। उत्साह शब्द जो आपका है, एक ऐसा शब्द है, ये उत्साह कैसा है? भाव को दर्शा रहा है, ये सकर्मक क्रिया, गुणवाचक विशेषण या संबंधवाचक। तो उत्साह एक भाव को प्रकट करता है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा? ए नंबर, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अगला पूछा गया है, घर का बहुवचन क्या है? घर का बहुवचन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। जो लोग ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर कमेंट में जरूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो, हवा के पर्यायवाची होते क्या हैं? हवा के पर्यायवाची आपका अनिल भी होता है, मारुत भी होता है और आपका समीर भी होता है, लेकिन यहाँ पर अनल नहीं होता है। अनल नहीं होता है। अनल किसका होता है? बहुत बार हमने बताया है, अनल मतलब होता है आग। ये जो आपका है किसका है? तो आपके आग का पर्याय है। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, याद रखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा जिला में। कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा जिला में। अल्मोड़ा जिला में एक जगह पड़ती है आपकी कौसानी। क्या पड़ता है? अल्मोड़ा जिला आपको लगाना है, अल्मोड़ा जिला में आपकी कौसानी। यहाँ पर आपके दो ऑप्शन अब आपके आ चुके हैं, है ना। आपकी कौसानी भी दिया है और आपके अल्मोड़ा दिया है। तो भाई आपको जवाब मेन वाले को देना है, जो इनका मेन गाँव है ना। मेन गांव है उसी को तो बताएंगे। तो आपका जवाब इसको बी लगाना है, क्योंकि ऐसे होता है ना, अगर आपके एड्रेस में पहुंचना है, अगर हम बोलें कि हम फतेहपुर में रहते हैं तो क्या आप हमारे घर में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम ये पूछे कि हम फतेहपुर में डिस्ट्रिक्ट बिनकी में रहते हैं, अब बिनकी में हमारा पोस्ट खजुआ होगा, पोस्ट खजुआ के बाद अगर गाँव पूछेगा तो हमारा गांव का अलग एड्रेस होगा। तो मैं अगर गांव की बात करता है तो पहले गांव की बोलेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर जनपद में पहुँचेंगे, इस हिसाब से, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर बी कौसानी लगाइएगा। ठीक है, और कह सकते हैं इसका, इनके बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त था। याद रखिए, इनके बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त था। इनका जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में। ठीक है, सन 1900 ईस्वी में। क्लियर हुआ? प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन है मंगलेश डबराल की, या उनकी कविताओं का एक संग्रह, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ये कविताओं का एक संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा। तो इसमें भी बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, और इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करना है। हम ऐसे प्रश्नों को जवाब यहाँ पर पूछ रहे हैं जो आप आसानी से दे सकते हैं, बहुत बार पढ़ा भी होगा। इससे हमें भी पता चले कि आप लोग फोकस भी करते हैं या पूरा पढ़ के निकल भी जाते हैं, है ना। तो इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में कौन सा समास है? तो उप लगा है, मतलब उप मतलब होता है समीप, कूल के समीप।
तो उप जो शब्द है ये एक अव्यय है। क्या है? ये अव्यय है, अर्थात कह सकते हैं कि आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्लियर है? अगला आपसे पूछा गया है वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत जोड़े जाते हैं, तो ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? प्रत्यय। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, चलिए पसंद आ रहा है भाई तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, चलिए कह रहा है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? चलिए, लिखाई, हानिकारक, उपकार और अनपढ़। चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? देखो यहाँ पर अपनापन है। अच्छा, अपनापन है तो देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उपकार में कौन सा है आपका? उप हो जाएगा, है ना, उप हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर इसमें आपका दिमाग जा रहा हो तो आपको बता दें, देखो अपना, अपना शब्द तो क्या है? एक पूरा पूरा शब्द है ना, इसमें पन शब्द आपका जो है वो आपका कह सकते हैं क्या है? ये प्रत्यय है ना, तो इसका जवाब आपका सी हो जाएगा, उप आपका इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है? धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है? विकारी शब्द है, विशेषण है, अव्यय है या युग्म है? तो यहाँ पर देखो विकारी, धर्म को धर्मी तो वैसे मतलब विकार नहीं कर सकते हैं ना, जबरदस्ती और विकार करने लगो। धर्म तथा कर्म, है ना, ये अलग अलग कार्य हैं, दोनों ही देखा जाए तो कह सकते हैं अलग अलग अपना शब्द बनाते हैं, तो इसलिए इन दोनों को बोलेंगे युग्मित। क्या बोलते हैं? युग्मित, एक दूसरे से आपके जुड़े हुए हैं, इस कारण से इन्हें युग्म बोलते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैं तो कुछ नहीं किया, प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो शब्द जो है ये आपका है क्या? तो शब्द आपका है क्या है? हमने बताया था निपात, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? निपात की संख्या आपकी 9 होती है, तो यहाँ पर देखो नियात दिया है, वैसे आपका निपात होना चाहिए। यहाँ पर डी, यहाँ पर या को पकड़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर डी हो जाएगा, निपात होते हैं, निपात की संख्या आपकी 9 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों में लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी मुहावरे का जवाब सही क्या बनेगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है एकमात्र सहारा, है ना, ऑप्शन आपका बी, एकमात्र सहारा। जब बचपन में आप थे तभी ऐसी ऐसी कहानियाँ छोटी छोटी आपको सुनाई जाती थी क्लास में, और आपकी क्लास में क्या थी, आपकी बुकों में भी दिया गया था। ठीक है, आँखों में धूल झोंकना, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है। आँखों में धूल झोंकना ना शब्द है, इसका मतलब कह सकते हैं मुहावरा ही होगा, है ना। चलिए तो देखिए ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? धोखा देना, आँखों की बीमारी, हानि पहुँचाना, बदल जाना। तो यहाँ पर बदल जाना मत लगाइएगा, यहाँ पर लगाइए धोखा देना, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, धोखा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्द एक हो, अर्थ नेक होता है, उसे कहते हैं श्लेष, जो कि आपका हमेशा आपने पढ़ा है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की भाषा का रूप क्या है? सूरदास की भाषा का रूप, सूरदास की भाषा का रूप मतलब देखो आपको पता है इन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में पूरी तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। और कृष्ण कहाँ से? आपके ब्रज से, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ब्रज से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। कुछ तुलना करना सीखिए, तुलना करना सीख लिया, लोकेशन में जाना सीख लिया, मतलब वहाँ पर कल्पना करना अगर सीख लिया कि ये जुड़े कहाँ से हैं, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए, जायसी की प्रसिद्धि का मूलधार क्या है? जायसी जो प्रसिद्ध हुए थे वो किस प्रकार से प्रसिद्ध हुए थे? कौन सी इनकी यहाँ पर एक रचना थी जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध हो गए? तो आपने पढ़ा होगा पद्मावत, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि एक महाकाव्य है। यहाँ पर 17 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने कृष्ण संबंधी वर्णन नहीं किया है? कृष्ण के बारे में, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे मध्यमावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, तरुण वगैरह, इनमें से किसी ने मतलब कह सकते हैं ऐसे आपके इनमें हैं जिन्होंने वर्णन नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर आपने मीरा जी ने तो किया है पूरी तरीके से, कुंभन भी हैं, सूरदास हैं, लेकिन कबीरदास जी ने कृष्ण के बारे में कोई भी प्रकार का वर्णन नहीं किया है। 18 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद किस प्रकार के आपके लेखक थे? तो देखो प्रेमचंद जो आपके थे ये कैसे थे? तो ये थे आपके प्रगतिशील, कैसे थे आपके?
प्रगतिशील हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर प्रगतिशील आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भीत बताइए। क्या चाहिए, क्या यहाँ पर रेखांकित मतलब कह सकते हैं, यहाँ पर देखो अंडरलाइन है, तो क्या के बारे में पूछा गया है और क्या किस में होता है, प्रश्नवाचक में होता है। तो आपका राइट जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। जब भी कभी भी दुरुक्ति वर्ण आए, दुरुक्ति मतलब होता है जैसे धीरे धीरे हो गया है ना, तो ऐसे शब्द जो आपका दिया है दुरुक्ति वाले वर्ण होते हैं वो आपके क्रिया विशेषण होते हैं। याद रखिएगा, क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण जो होता है उनका भी कभी भी हम विकार नहीं कर सकते हैं, अर्थात क्रिया विशेषण जो आपके होते हैं वो आपके अविकारी होते हैं। वहीं पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये विकारी होते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण दोनों एक साथ में देखो बोल रहे हैं तो ये आपके होते हैं अविकारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है, द्विकर्मक नहीं है। तो पहले पॉइंट में आपसे दिया गया है, राम ने मोहन को पैसा दिया, तो मोहन को और पैसा दो आपके हो गए कर्म। अगले वाले पॉइंट में दिया है, सेठ मुनीम को वेतन देता है, यहाँ पर दो आपके यहाँ भी हो गए। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, अच्छा पिता ने पुत्र को पुस्तक, यहाँ पर भी आपके दो कर्म हैं, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, यहाँ पर आपके कह सकते हैं दो कर्म आपके नहीं हैं, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोहन बाजार की ओर गया, मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। यहाँ पर बताइए जो ओ की ओर है ये क्या शब्द है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है या समुच्चय बोधक है या सर्वनाम है, क्या बोलेंगे। तो देखो की ओर मतलब एक दिशा की ओर संकेत कर रहा है। अगर आपने विशेषण वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा भी होगा दिशा वाला, है ना, दिशावाचक विशेषण, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा गया है, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। देखो ताकि शब्द है, ताकि, है ना, ताकि ताकि ताकि, ऑप्शन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ताकि शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए क्रिया विशेषण तो बोल नहीं सकते हैं, संबंध दिया है, विस्मयादि बोधक दिया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैं जल्दी जाऊँगा ताकि आराम कर सकूँ, मतलब कह सकते हैं ये समुच्चय बोधक आपका हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर समुच्चय बोधक। अगला पूछा गया है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है। अज्ञेय शब्द, अज्ञेय शब्द मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय, ऑप्शन आपका सी अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका जीके का पोर्शन आ चुका है और कह रहा है आपसे इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं। बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप, तो याद रखिए बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप जो होते हैं क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी अल्पाधिकार और आपका एकाधिकार। क्या होता है, अल्पाधिकार और आपका एकाधिकार। ठीक है। देखो यहाँ पर पूर्ण स्पर्धा मतलब क्या होता है, पूर्ण स्पर्धा और एकाधार मतलब क्या होता है कि बाजारों में आत्यंतिक स्वरूप होते हैं, पूर्ण स्पर्धा में क्रेता और विक्रेता की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई अपने व्यापार से कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में एकाधिकार की स्थिति में किसी वस्तु का कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से जब पढ़ेंगे पूरी तरीके से तो आपको इसका समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित की होती हैं वो क्या होती हैं। बताइए ऐसी कौन सी वस्तु है जो उपभोग के लिए या निवेश के लिए की जाती है। तो देखिए ऐसी जो आपकी होती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं, इन्हें कंज्यूमर वस्तुएं भी कहते हैं, जो कह सकते हैं कि निवेश के लिए निर्धारित होती हैं, है ना। इन्हें अंत्य वस्तु भी कहा जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी अंत्य वस्तु कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए चीनी जो आपका होता है ये उपभोग के लिए आपकी होती है, निवेश के लिए आपका होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यहाँ पर आपका अंत्य वस्तु कहा जाता है। अगला है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये जो कहा है अरस्तु ने कहा था। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, तो भाई यहाँ पर अरस्तु तो आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना। अरस्तु तो ऑप्शन आपका दिया नहीं है, प्लेटो दिया गया है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना क्योंकि यहाँ पर दो देखो, प्लेटो यहाँ पर भी है, प्लेटो यहाँ पर है। क्या होता है ना टाइपिंग में ये जो होते हैं तो उसमें मिसप्रिंट हो जाती है कभी कभी, तो अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु लिख लेंगे ना बस, अब क्या है
अरस्तु, ठीक है, अरस्तु हो जाएंगे, अरस्तु ने किया था, रट लीजिएगा। अगला पूछा गया है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं या कर दे। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो आपका आर्टिकल होता है 360, ठीक है, 360 है, ऑप्शन आपका बी 360 हो जाएगा। वहीं पर 300 जो आपका 52 है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब पूरे देश में अगर अशांति का माहौल फैल जाता है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। लेकिन 356 में जब मुख्यमंत्री सही से कार्य नहीं करता है तब वहाँ पर आपके राजकीय आपातकाल, जिसे बोलते हैं ना राष्ट्रपति शासन लग गया, तो वो आपका होता है इसमें, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार अर्थात विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। विवेकाधिकार मतलब क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना, वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ये तो इनके पास है। लेकिन एक विवेकाधिकार जो आपका है वो आपका हो जाएगा कौन सा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में देखा जाए तो स्वेच्छा से निर्णय मतलब स्वेच्छा निर्णय अधिकार या विवेकाधिकार की शक्ति प्राप्त है। वह बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है ना। जो नेता बहुमत दल में जीत जाता है उसी को करता है, ऐसा नहीं कि सबको उठाकर रख देगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाव चित्रात्मक। लेकिन यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, जो कि यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका नहीं है, यहाँ पर अज्ञात है। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी है वो आपकी पढ़ी नहीं जा सकी है, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। क्लियर है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो चित्रात्मक मतलब चित्र के बने हैं, चित्र बने हैं ना, भाव को दर्शा रहे हैं, चित्र जो बने भाव को दर्शा रहे हैं, लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं। क्या है, लिखा क्या है, चित्र के माध्यम से बोल सकते हैं कि हाँ ये इसका उदाहरण दे रहा है, लेकिन भाव के हिसाब से, लेकिन पढ़ी नहीं गई है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अज्ञात है। अगला है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल सम्राट कौन था। तो देखिए यहाँ पर गठन कब हुआ था, तो सन 1600 ईस्वी में हुआ था। अब आप बताइए सन 1600 ईस्वी में आपके यहाँ पर कौन था, तो याद रखिए अकबर था। कौन था, अकबर था। ऑप्शन आपका बी अकबर हो जाए, क्योंकि अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी 1605 में हुई थी। यहाँ पर स्थापना पूछा है, ना कि ये पूछा है कि ईस्ट इंडिया अपने भारत में जब आई तब कहो, तब आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा अकबर, ठीक है। अगला पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। लॉर्ड कर्जन जब वायसराय था तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी घटनाएं इसके सामने घटी हुई थी। बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के समय, पुरातत्व विभाग की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। ये आपकी 1904 में हुई थी ना, 1904 में पुरातत्व विभाग हुई थी, और ये आपकी 1905 में घटित हुई थी, ठीक है ना। वहीं पर आपका द्वितीय दिल्ली दरबार जो कि 1903 में आपका हुआ था, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन तो भैया कह सकते हैं 1885 में हो गया था, मतलब कह सकते हैं ऑप्शन आपका ए, ये आपका इसके समय घटना नहीं थी, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भाई, अगर पसंद आ रहा है, दिल को आपको छू रहा है कि नहीं, हमको कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकिएगा। चलिए, कह रहा है वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है। वर्षा के कारण, जो वर्षा के कारण आपकी होती है गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त होती है, उसे क्या कहते हैं। जो वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त होती है उसे क्या कहते हैं। तो निच्छालन मिट्टी जो आपकी होती है यह आपकी ऑप्शन बी आपकी लाल मिट्टी, ठीक है। अत्यधिक वर्षा से क्या होती है, इस निच्छालन की दर और तीव्र हो जाती है, और इसका विस्तार देश में लगभग देखा जाए 5.28 लाख वर्ग किलोमीटर आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान जो निर्माण है इसका उदाहरण है आपका कौन, तो आपकी अपरदन, ठीक है। कौन सी आपकी है, तो आपकी अपरदन, जो कि कह सकते हैं किस प्रकार से होती है। अपरदन किस प्रकार से रेगिस्तान में होगा, तो भाई बालू होगी ना, बालू, तो बालू क्या होगी, उड़ेगी ना, हवा में उड़ेगी ही ना, तो वायु के द्वारा, पवन के द्वारा ये निर्माण करती है, जिसमें काफ़ी अपरदन होता है। तो यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है।
ग्रैंड कैनियन और एक और होता है, बोला जाता है ब्लैक कैनियन। ग्रैंड कैनियन और ब्लैक कैनियन ये कोलोराडो नदी पर स्थित आपके हैं, ये यूएसए में है। ठीक है, तो आपका कोलोराडो नदी पर है, जो कि आपके कह सकते हैं कि आपकी यूएसए अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन आपका है, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारा जाता है? जो उपोष्ण उच्च वायुदाब के आपके कटिबंध हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एक नाम दिया जाता है, क्या? इन्हें नाम दिया जाता है हार्श लेटीट्यूड। क्या बोला जाता है? हार्श मतलब उच्च अक्षांश। यहाँ पर आपका हो जाए कौन सा? ए नंबर, हार्श लेटीट्यूड। समझिएगा कि जो आपका ग्लोब होता है तो उसमें एक रेखा जाती है जो आपकी 40 अंश वाली, ठीक है, 40 वाली होती है। देखो 23.5 के ऊपर जो आपकी होती है कर्क होती है, नीचे 23.5 वाली आपकी होती है मकर होती है। लेकिन जो 40 अंश वाली होती है उस वाली रेखा को कहा जाता है हार्श लेटीट्यूड। मतलब ये हुआ कि जो व्यापारी, जो अरब लोग आते थे व्यापार के वास्ते अपने भारत में आते थे या कहीं भी आते हैं, तो जो ये वाली एरिया में जब पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या होता है? प्रेशर बहुत होता है, जिसके कारण जो नाव होती है वो डूबने लगती है। तो इस कारण वो क्या करते हैं, जो घोड़े होते हैं उनको रस्सी से बांधे रहते हैं, उनको फेंक देते हैं समुद्र में, और इसके बाद जब थोड़ी दूर निकल जाते हैं, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक उनको वहाँ पर चढ़ा लेते हैं। एक होता है, इसलिए से हार्स बोलते हैं, हार्स। समझ आ गया ना? इसे क्या बोला जाता है? अस्वच्छांश बोला जाता है। समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? जल संवर्धन पौधे की कर्षण विधि। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, देखिए जल संवर्धन मतलब होता है जो पौधे जल में तैयार किए जाते हैं उसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा। याद रखिए, रेत भी होगी, जल भी होगा, प्रकाश होगा, लेकिन मिट्टी का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं ना। हाइड्रो मतलब जल, पोनिक्स मतलब खेती। तो आपकी कह सकते हैं जो कृषि आपकी पानी में होती है उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अगला पूछा है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषी पौधे, तो गैर हरित विषम पोषी पौधे होते हैं जिन्हें बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं? कवक होते हैं। ये विषम पोषी पौधे आपके होते हैं, फंगई बोलते हैं ना, फंजाई, ये फंगई कवक होते हैं। तो ये पर्णविहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये पौधे दूसरे पर आपके कह सकते हैं आभारी होते हैं, दूसरे पर आपके डिपेंड होते हैं। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग फंगई, या कह सकते हैं इनको कवक बोलते हैं, ठीक है। फंगई ये कह सकते हैं, इन्हें कवक के नाम से भी जाना जाता है, कवक के नाम से, ठीक है। टेस्ट आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिनका जीवन काल होता है कितना? 120 दिन होता है। इनकी जो मृत्यु होती है कहाँ पर होती है? तो आपके प्लीहा में होती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लीहा। और इसे क्या बोला जाता है? आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सही उत्तर का आपको यहाँ पर सूची आपको मिलान करना है। कह रहा है आपसे यहाँ पर विटामिन B1, देखो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे ऑप्शन है तो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है आपसे यहाँ पर विटामिन B1 को कहते हैं राइबोफ्लोविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन, अर्थात ये आपका 4 हो जाएगा। विटामिन B2 को बोलते हैं थायमिन, जो कि आपका 3 हो जाएगा। विटामिन B6 बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका? तो इसका आपका ये हो जाएगा। और विटामिन B12 को पैराडॉक्सिन बोलते हैं, तो आपका बन जाएगा 4-3-2-1 4-3-2-1 4-3-2-1 आपका हो जाएगा। 66 का ऑप्शन आपका ये बन जाएगा 4-3-2-1, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? ओम का नियम आपने पढ़ा भी होगा, इंटर में पढ़े होंगे। ओम का नियम जो होता है वो चालक पर आपका होता है। किसके बारे में बताता है? चालक के बारे में। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं? अगर सेंटीग्रेड आपको दिए गए हैं, ठीक है, और आपका फ़ारेनहाइट दिया गया है, ये जो आपके इक्वल होते हैं वो किस एक अंश पर आपके होते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 मतलब -40 हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर जब माइनस होता है तब आपके दोनों को ही कह सकते हैं समान आपके होते हैं। अगला है, वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृत्ताकार संरचना में व्यवस्थित किया जा सकता है? जो अभिलेख हैं, अभिलेख को वृत्ताकार संरचना में व्यवस्थित करने के लिए ये जो आपका आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, ये आंकड़ा संचय आपका कौन सा है? तो ये है आपका कौन सा?
पदानुक्रमित आंकड़ा सांचा। ठीक है, कैसा होता है? पद अनुक्रमिक आंकड़ा संचय। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पद क्रमिक के अनुसार होता है। अगला आपसे पूछा गया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जरूरी नहीं है कि आप पेपर में करो। हमने आपको बताया है जरूरी नहीं है कि हर एक पेपर को एग्जाम में करके ही आओ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मेरिट आपको पता है 60, 70, 65 जाती है, इससे ज़्यादा तो होती नहीं है। तो भाई गलत क्यों करो? जब नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो परेशान मत हुआ करिए कि 2-3 क्वेश्चन हमें नहीं आए हैं और आप अपने आप को गिल्टी महसूस करो। ये सब गिल्टी महसूस करने की बात नहीं होती है। ये सोचिए कि चलो अच्छा हुआ कि जो नहीं आ रहा था हमने छोड़ दिया, खुशियाँ मनाओ। लेकिन अगर ज़बरदस्ती उसे कर ही के आओगे कि हमारे से कर ही के आएंगे तो भैया फिर भोगो बाद में। ठीक है, चलिए। नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? पीएच नींबू का पूछा गया है, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है आपको पता है? अगर पता है तो आपको पता है कि नींबू का पीएच मान होता है क्या? एक गाना हमने आपको बताया था, 2-4 है ना, बोलते हैं एक नींबुआ है ना, एक नींबुआ 2-4 मिर्ची लटकाए लो वालों में, भोजपुरी में गाना है 2-4, मतलब नींबू का पीएच मान होता है 2.4 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 से कम होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। अगला है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला लोक नृत्य आपका कहाँ का है? कहाँ का है? बिल्कुल सही जवाब है, ये भी हमने पिछले वीडियो में भी पूछा था, ब्रजभूमि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सबसे प्राचीन संग्रहालय आपके लखनऊ में है, याद रखिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, बिरहा, रसिया, आहला आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो देखो यहाँ पर बिरहा दिया है, रसिया दिया है और आहला दिया है। ये जो आपके कहाँ के हैं? तो भाई उत्तर प्रदेश के हैं। और क्या है? ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का योगदान कितना है? प्राथमिक सेक्टर का योगदान जो है वो आपका कितना है? तो प्राथमिक सेक्टर का योगदान है आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर 34.9% होता है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। वैसे इसका अपडेट आपका बदलता रहता है, हर 3 माह में यहाँ पर कह सकते हैं सर्वे होता है, तो लगभग बदल जाता है। फिर भी जब एग्जाम कोई लगा होता है तो उसका इकोनॉमिक्स का अलग से डाटा हम बता देते हैं। ठीक है ना? तो इनमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। जब एग्जाम आता है तो एग्जाम के समय नया नया अपडेट आपको दे दिया जाता है। अगला है कि लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर 1911 में। कब भाई? 1911 में। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है चौराहा में कौन सी समास है? चौराहा में कौन सा समास है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा, चौराहे में कौन से समास है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी क्लास खत्म होती है और ये डेली क्लास आपकी 5 बजे होती है। हमने बता भी दिया है कि एक आदत डाल लीजिए, ये समझ लीजिए कि अपने आप में ये डाल लीजिए कि चलिए 5 बजे हम चलते हैं। सर की क्लास 30 मिनट के यहाँ पर समय देना होता है, और एक आदत डाल लेंगे ना तो चाहे पेपर हो चाहे पेपर ना हो, ये पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर इतना रिवीजन बना रहेगा ना, रिवीजन बना रहेगा तो आप आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा चलो पेपर टाइम पढ़ लेंगे भाई साहब, तो आपको बता दें कि ये लगा करता है कि नहीं हम पढ़ लेंगे, लेकिन जब किताब उठा कर देखो ना तो भाई धुआं निकल जाते हैं। फिर कहोगे अरे यार ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है ना। फिर कहोगे यार ये चलो छोड़ देते हैं, एग्जाम में ये नहीं करेंगे, अगर आ भी जाएगा छोड़ देंगे, है ना। ये नहीं करना है, बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाए रखना है। कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है ना? मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। पसंद आए, अगर आपको आया है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।